नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी और ये लेक्चर 2 है और एमसीक्यू सेट 2 है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पर मैं इतने सेट ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगी कि आपको बुक रीड करने की जरूरत ही ना पड़े और सारे के सारे एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी या रेलवे या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर भी हिस्ट्री सिलेबस में है तो आपकी पूरी एमसीक्यू के माध्यम से हिस्ट्री कवर हो जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्चुगीज एट स्वैली? किस ब्रिटिश अधिकारी ने सोवली में पुर्तगालियों को हराया? आपके ऑप्शंस हैं ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो क्या होगा ऑप्शन ए का आंसर? ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बैटल ऑफ सॉली के बारे में। जो बैटल ऑफ सॉली था ये 1612 में लड़ा गया था और जो सॉली है वो सूरत सिटी के आसपास एक विलेज है। तो इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज को डिफीट किया था और यहाँ से ही एक मार्क कह सकते हैं या नया उनका पेव कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं, यहाँ से बिगिनिंग हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। ठीक है, जब उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया तो इस लड़ाई को हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ईस्ट इंडिया की बिगिनिंग थी वो भारत में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. Which one of the following European trading company was the first to establish its factory at सूरत? निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अंग्रेज। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन से रिगार्डिंग। तो जहांगीर जो थे इन्होंने ही पहली परमिशन ग्रांट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो सेटअप करें अपनी परमानेंट फैक्ट्री को सूरत में और उन्होंने पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। इसके बाद डच आए, डच ने 1616 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की सूरत में और फिर उसके बाद फ्रेंच आए, फ्रेंच ने 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अंग्रेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ईयर 1630 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? वर्ष 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां फैक्ट्री व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूरत। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जहांगीर ने ही परमिशन ग्रांट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपनी परमानेंट फैक्ट्री सूरत में स्थापित करें सन 1613 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? बॉम्बे को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां से कब्जा किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए डच, बी फ्रांसीसी, सी डेनिश, डी पुर्तगाली। तो चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुर्तगाली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्या होता है कि जो बॉम्बे है उसे एज ए डॉरी गिफ्ट किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा ब्रिटिशर्स को। इसमें क्या था, जो चार्ल्स द्वितीय थे या चार्ल्स सेकंड जो थे, जो ब्रिटिश के प्रिंस थे, इन्होंने मैरिज की थी कैथरीन ऑफ ब्रोगेंजा जो कि प्रिंसेस थी पोर्चुगल की। तो जब ये मैरिज अलायंस हुआ था तो डॉरी के रूप में 1668 में जो बॉम्बे था वो ब्रिटिश को गिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुर्तगाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए ऑगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेट। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को ही औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। इसके पीछे ये था कि इन्होंने क्या किया था, जो मुगल पोर्ट्स थे इसको ये घेरा बनाने लगे थे और बंदी करने लगे थे, और ये जो मक्का के लिए जो पिलग्रिमेज जो लोग जाते थे मक्का पिलग्रिमेज को, ये उनको कैप्चर करने लगे थे, बंदी बनाने लगे थे। तो इससे गुस्सा होकर के औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को कहा कि वो भारत से एक्सपेल्ड हो जाए, बाहर से उनको निष्कासित किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। प्रथम कार्नेटिक युद्ध का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, बी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, सी इश्यू ऑफ कार्नेटिक सक्सेशन, डी कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ये था जो इमीडिएट कॉज था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो 1746 से 48 तक चला और ये एंग्लो फ्रेंच के बीच हुआ था। और क्या हुआ था कि जब 1748 हुआ तो ट्रीटी ऑफ एक्सेलाई चैपल के थ्रू इस वॉर का एंड हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ एक्सेलाई चैपल किसके बीच हुआ था, तो आप लोग लगाना एंग्लो फ्रेंच और कब हुआ था, तो 1748। ठीक है, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए अंग्रेज और फ्रेंच, बी अंग्रेज और डच, सी अंग्रेज और मराठा, डी हैदर अली और मराठा। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कार्नेटिक वॉर का। तो अभी जो है कि हम 3 कार्नेटिक वॉर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहला कार्नेटिक वॉर था वो 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया था और ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल के थ्रू। जो दूसरा कर्नाटिक वॉर था वो 1749 से 1758 में हुआ था और इसका कारण क्या था? जो लोकल राइवलरी हुई थी इंडिया में वो इस सेकंड कर्नाटिक वॉर का रीजन बना और इसमें ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई जो कि 1754 में की गई थी। और जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था वो 1758 से 1763 तक चला और इसमें क्या था कि जो इसका जो रीजन था वो ये था कि जो 7 साल जो वॉर चली थी यूरोप, इसके पीछे इस रीजन ये बहुत बड़ा रीजन था थर्ड कर्नाटिक वॉर का और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और इसके बाद से कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीम पावर इंडिया में स्थापित हो गई थी और इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में और इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। अब यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दे गई है और इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई? थर्ड कार्नेटिक वॉर में, सेकंड कार्नेटिक वॉर में और फर्स्ट मैसूर वॉर में। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ मिलान कीजिए या ऑप्शन कमेंट करते रहिए। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था ये एंड हुआ था एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल, तो पहले का 4th। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो दूसरे का 1st। सेकंड कार्नेटिक वॉर ये क्या हुआ था? ये अनकंक्लूसिव वॉर था, इसमें ना किसी की जीत हुई थी ना किसी की हार हुई थी, सी का 3rd। और जो फर्स्ट मैसूर वॉर था ये किससे मिलान होगा? ब्रिटिशर्स लॉस्ट। पहले मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ने
हार हुई थी ब्रिटिशर्स की। तो ऑप्शंस में हमारा क्या मिल रहा है 4132, और ये 4132 किस में है, ऑप्शन सी देखिए आप लोग, ठीक है। तो 8वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the Treaty of Aix-la-Chapelle 1748, which of the following statement is are correct? पहला, the Carnatic War was ended। दूसरा, the English got back Madras। तो जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो 1748 में साइन की हुई थी उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। पहला कि पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास वापस मिला। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है कि जब एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई थी तो कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटक वॉर का एंड हुआ था और ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस मिल गया था। तो इसमें ऑप्शन सी जो है बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrel of Indian princes with a view to acquire territories? निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने प्रदेशों को हासिल करने की दृष्टि से भारतीय राजकुमार के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? आपके ऑप्शन हैं ए क्लाइव, बी ड्यूप्लेक्स, सी अल्बुकर, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स ही था जिसने पहली ये नीति शुरू की थी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया? आपके ऑप्शन हैं ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। तो 11वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सूरत। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी, 1668 में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासन काल के दौरान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए लुई 14, बी लुई 8, सी लुई 15, डी लुई 16। तो 12वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लुई 14। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुईस 14। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए रिचलियू, बी मॉजरिन, सी कॉल्बर्ट, डी फ्रैंको मार्टिन। तो 13वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कॉल्बर्ट। कॉल्बर्ट को ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द डच? बंगाल की निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री डचों द्वारा स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंडेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो 14वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चिंसुरा। चिंसुरा में ही डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, The French failed to establish power in the Deccan because फ्रांसीसी दक्कन में सत्ता स्थापित करने में असफल क्यों रहे? आपके ऑप्शन हैं ए ड्यूप्लेक्स वॉज नॉट अ कैपेबल जर्नल, ड्यूप्लेक्स एक सक्षम जनरल नहीं था। ऑप्शन बी द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी। ऑप्शन सी द फ्रेंच वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस, फ्रांसीसी भारतीयों को पसंद नहीं थे। ऑप्शन डी पौंडीचेरी वॉज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, पौंडीचेरी एक रणनीतिक केंद्र नहीं था। तो 15वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी,
अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना थी। इसके अलावा भी कई रीजंस थे कि जो फ्रेंच थे वो बहुत ही वीक थे नेवल में, उनकी नेवल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक थी, ये भी एक रीजन था। और साथ के साथ कि अंग्रेजों के पास एक मजबूत सेना भी थी। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने किसी न किसी समय भारतीय व्यापार में प्रवेश किया, तो नीचे दिए कोड में से उनके प्रवेश का सही कालानुक्रम चुनें। तो सबसे पहले कौन आए थे उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हमें यहाँ पे लगाना है। तो बताइए सबसे पहले कौन आया था। आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहा कीजिए, जिससे कि आप लोग को भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में इजी महसूस हो और टाइम भी आपको कम लगे। तो सबसे पहले जो आए थे इंडिया में, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे जो कि 1498 में आए थे। पोर्चुगीज के बाद डच आए थे 1602 में। डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में। उसके बाद से डेन्स आए थे 1616 में और फ्रेंच आए थे 1664 में। आप इन लोगों की कौन सी कंपनी किस टाइम पे आई थी ये और इसके साथ इसका सन भी याद रखिएगा, कौन से ईयर में ये लोग आए थे। कई बार ये भी मिलान करने को आ जाता है क्वेश्चन में। तो जो 16वें का जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी देखिए आप लोग 4213, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. Options में क्या है? पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांक्वेबार, सद्रस। तो हमें इसका मिलान करना है। तो 17वें का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जो पौंडीचेरी है उसको कैप्चर किया था फ्रेंच ने, ठीक है। जो गोवा था उसको कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने। जो ट्रैंक्यूबार है इसको कैप्चर किया था डेनिस या डेन लोगों ने। जो सद्रस था इसको कैप्चर किया था डच ने। तो इसको मिलान करने पर क्या आ रहा है कि 2 3 4 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 3 4 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोरा, सॉल्ट पीटरे एंड ओपियम। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियन लोगों की सबसे अच्छा सोरा, सॉल्ट पीटर और अफीम मिलता था। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे 18 का? ऑप्शन ए बिहार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। तो 19वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, Who among the following Europeans was the last to come to pre-independence India as trader? निम्नलिखित यूरोपियन लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम व्यक्ति थे? आपके ऑप्शन हैं ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पोर्चुगीज 1498 में आए थे, फिर उनके बाद डच आए थे 1602 में, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में, फिर डेन्स आए थे 1616 में, फिर फ्रेंच आए थे 1664 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फ्रेंच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statement. Assessment of land revenue of the basis of nature of the soil and the quality of crop. Use of mobile cannon in warfare. तीसरा, cultivation of tobacco and red chili. Which of the above was were introduced into India by English? निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, मिट्टी की प्रकृति और फसलों की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व का आकलन। दूसरा, युद्ध में चल तोपों का प्रयोग। तीसरा, तंबाकू एवं लाल मिर्च की खेती।
उपयुक्त में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था? तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू था वो तो शेरशाह सूरी के टाइम से ही स्टार्ट था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको इनिशिएट नहीं किया था। टबाकू और रेड चिली का इंट्रोडक्शन तो पोर्चुगीज ने किया था, और मोबाइल कैनन का यूज भी मुगल इरा में हमें देखने को मिलता है। तो जो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हैं कि मिट्टी की प्रकृति और फलों की गुणवत्ता और युद्ध में चल तोपों का प्रयोग, तंबाकू एवं लाल मिर्च, ये तीनों में से कोई भी अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, with reference to the cause of the success of British and failure of the French in India, which of the following statement is are correct? पहला, getting huge wealth and manpower from conquest of Bengal by British. दूसरा, naval superiority of the British. Select the correct answer from the code given below. भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की विफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय से भारी धन एवं जनशक्ति प्राप्त होना। दूसरा, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता। नीचे गए कोड से सही उत्तर चुने। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तो 22वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने सक्सेस हासिल की थी ओवर फ्रेंच। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर 1857 the highest post in the civil administration of the East India Company that an Indian could occupy was? 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक प्रशासन में एक भारतीय जिस सर्वोच्च पद पर रह सकता था वह था। ऑप्शन ए, सूबेदार, बी, सदर आमीन, सी, मामलतदार, डी, सिपहसालार, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 23वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सदरे आमीन। इससे ऊपर जो भी पोस्ट हुआ करती थी वो यूरोपियन को ही दी जाती थी। और एक पॉइंट ये भी था कि कोई भी इंडियन जो होता था वो यूरोपियन का केस नहीं लड़ता था। यूरोपियन के लिए यूरोपियन जज ही हुआ करते थे और जो यूरोपियन लॉयर ही हुआ करते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान, बी, शिवाजी, सी, अराविदु रामराया, डी, चिक्का देवराज, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 23वें का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, 23वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। ठीक है, मैसूर टाइगर टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। इनके फादर हैदर अली थे, ये जैकोबियन क्लब के मेंबर थे और इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर and choose the correct option. Assertion, the English East India Company made enormous profit by Indian trade. Reason, they collected revenues from Indian peasants and जमींदार्स to buy Indian textile. कथन ए और आर पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दावा ए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारों से काफी मुनाफा कमाया। कारण, उन्होंने भारतीय कपड़ा खरीदने के लिए भारतीय किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा किया। तो इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो जो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार में भारी मुनाफा कमाया और इस वजह से क्योंकि भारतीय कपड़ा खरीदने के लिए भारतीय किसानों और जमींदारों से राजस्व एकत्र किया करते थे वो लोग। तो ए इज द राइट आंसर। तो आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही और मैं सेट लाती रहूंगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।